Good morning, BCom second year. In the last lecture, we have discussed about the money definitions. What is money? How to and how to collect money? What is the functions of money? We have also discussed. But now today we have discussed in detail functions of money. यानी कि आज हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या मुद्रा के कार्य हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं मुद्रा के कार्य। देखो, मुद्रा के चार कार्य होते हैं। मेन अगर बेसिकली समझा जाए तो मुद्रा के कितने चार कार्य होते हैं? माध्य, मान, माप और भंडार। मुद्रा के चार कार्य होते हैं: माध्य, माप, मान और भंडार। अब देखो, इंग्लिश में से कहते हैं मनी इज द मैटर ऑफ फोर फंक्शंस फॉर अ मेजर, अ मीडियन, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। ओके, यानी कि बेसिकली चार कार्य होते हैं, बट अपनी बुक के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मुद्रा के दो कार्य होते हैं, एक तो प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। ओके, या तो हम प्राइमरी के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस, और एक तुम्हारा हो गया, एक तुम्हारा स्टैटिक फंक्शंस और एक हो गया डायनेमिक फंक्शंस। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ फंक्शंस ऑफ मनी। ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य। हिंदी में थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, तो हो सकता है कि गलती हो लिखने में। मुद्रा के कार्य। ओके, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला हमारे पास में दो फंक्शंस होते हैं, इन सबको मैं डिस्क्राइब भी करते हुए चलूंगा और साथ में इनको अपन लिखते भी रहेंगे, नोट डाउन भी करते रहेंगे। ओके, मैंने दोनों पार्ट बांट लिए। पहला तुम्हारा होता है स्टैटिक, यानी कि स्थैतिक कहते हैं इसको हिंदी में, स्थैतिक। और इधर होता है तुम्हारा डायनेमिक, यानी कि प्रावेगिक। ओके, कंप्लीट डायनेमिक एंड स्टैटिक कार्य होते हैं तुम्हारे पास में। दो कार्य होते हैं मुद्रा के, पहला होता है स्टैटिक, देन सेकंड डायनेमिक फंक्शन। ओके, फर्स्ट बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो, स्टैटिक फंक्शंस यानी कि जिनको हम कहते हैं परंपरागत, यानी कि जो कह सकते हैं ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे हैं, वो फंक्शंस होते हैं स्टैटिक फंक्शंस। यानी कि परंपरागत चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कहते हैं परंपरा चली हुई आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी चीज है यहाँ पे। मुद्रा में क्या हो गई? परंपरागत चलती रहती है। देखो, अब देखो, पहला हो गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला कार्य क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर तुम कुछ अब आइटम खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, तो उनको एक्सचेंज करने के लिए किसकी हेल्प लोगे? मनी की। कुछ खरीदोगे तो क्या पेमेंट करोगे? सामने वाले को कैश दोगे। और अगर तुम कुछ बेच रहे हो किसी और को, तो तुम क्या दोगे? उससे कैश लोगे। या तो ऐसा तो है नहीं कि तुम कह दोगे भैया ऐसा कर, रहने दे, फ्री में ले जाओ, नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तुम क्या करोगे? उससे कहोगे कैश। यानी कि हम कुछ भी काम स्टार्ट करते तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? हमें कैश रिसीव करना है या फिर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर भी यही है कि फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक में, तो फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला कार्य क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक तरह से क्या है, मुद्रा क्या काम करती है? एक्सचेंज का काम करती है। ओके, अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं कि अगला बात मूल्य मापक, यानी कि मेजरमेंट ऑफ मनी। अगर किसी की वैल्यू को मापना हो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फोन है, अब इसकी वैल्यू को मापना है, कितने का है कितने का नहीं है, तो मैं किस पे वैल्यूएशन निकालूंगा? इसकी मनी के रूप में। या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्लॉट है, अब उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू किस में निकलेगी? मुद्रा के रूप में ही निकलती है। ऐसा तो नहीं हम ये कह सकते हैं कि 4 बोरी गेहूँ या फिर 10 बोरी गेहूँ के अकॉर्डिंग, 1 क्विंटल गेहूँ के अकॉर्डिंग, ऐसे निकालते नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एक मेरे पास 1 बीघा जमीन है तो मैं कहूँगा कि 10 बोरी गेहूँ जमीन है मेरे पास, ऐसा तो होगा नहीं ना।
क्योंकि 1 बीघा है 10 बोरी गेहूं मान लेते हैं नॉर्मल, बट हम किस में निकालते हैं, मुद्रा के रूप में। तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी वैल्यू, यानी कि अगला तुम्हारे पास में क्या हुआ, सेकंड कार्य क्या हुआ इसका, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मुद्रा का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा की वैल्यू, किसी आइटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो अगला क्या हुआ, मूल्य संचय का साधन। मूल्य संचय का साधन यानी कि एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कि अभी अगर मैं कोई भी चीज अपने स्टोर में रखता हूं तो उसके वेस्ट होने का, उसके डेप्रिशिएटेड होने का, यानी कि उसके नष्ट होने का चांस रहता है। बट अगर मैं वैल्यू को रख रहा हूँ, मनी को रख रहा हूँ, तो क्या वो वेस्ट हो सकती है, नहीं ना। अगर आज तुम 10,000 रुपये अपने घर पर रखोगे तो कल वो कम नहीं होंगे, 10 के 10 ही रहेंगे, राइट है। बट अगर आज तुमने किसी टाइप का कोई भी गोल्ड ले लिया तो ये कोई फिक्स नहीं है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ करके तुम्हें ज्यादा रिटर्न देगी, राइट है, हो सकता है तुम्हें कम रिटर्न दे। तो इसीलिए क्या हो गया, एक तरह से मनी क्या हो गई, स्टोर के रूप में भी उसकी कह सकते हैं, स्टोर फॉर वैल्यू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्टोर भी कर सकते हैं इसको, मनी को। बट हम किसी इजीली, ना तो नष्ट होने का चांस होता है उसमें, ना किसी और टाइप का कोई भी नुकसान होने की, कमी होने की अधिक संभावना नहीं रहती है। बट दूसरों के मूल्यों में कमी होने की अधिक संभावना रहती है। गोल्ड के प्राइस कभी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो कभी भी शेयर मार्केट अप जा सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है। तो यानी क्या हो गया तुम्हारे पास में, बट वैल्यू, मनी की वैल्यू बहुत कम चांस है कि वो डाउन होगी, वैसे होगी, डाउन होगी, बट तुम 500 रुपए आज से 10 साल बाद भी वो 500 ही कहलाएंगे, तुम उसके 500 के तुम ये नहीं कहोगे यार 250 रुपए हो गए, राइट है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आज तुमने अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपए डाले हैं और तुम अगर 5 साल बाद ये 500 रुपए विड्रॉल करोगे तो तुम्हें 500 का नोट ही मिलेगा। हाँ, इसकी परचेसिंग पावर जरूर कम पड़ेगी, बट वैल्यू वो क्यों रहेगी, 500 रुपए उस समय 500 रुपए थे और आज भी 500 रुपए ही है। तो यानी क्या हो गया कि इसके नष्ट नहीं होता, इसके खाली मूल्य में कमी आती है, जिससे हम बोलते हैं कि मनी की पावर, परचेसिंग पावर में कमी होना। ओके, तो अगला क्या हो गया ये मनी के लिए, स्टोर फॉर वैल्यू। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, स्टोर फॉर वैल्यू। ओके, अब देखो फोर्थ फंक्शंस क्या होता है तुम्हारा। फोर्थ फंक्शंस की बात करते हैं तो ये बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि स्थगित भुगतानों का आधार। अब बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि हम डेफर्ड पेमेंट है ये तुम्हारे, यानी कि भविष्य में होने वाले, भविष्य में जो मुझे करने हो, समझ रहे हो, भविष्य में। यानी कि आज अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी टाइप का भविष्य में भुगतान करना है, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे भविष्य में 15,000 रुपए अपने घर का किराया देना है। ओके, समझ रहे हो, मुझे 15,000 रुपए भविष्य में इस घर का किराया देना है, तो मैंने क्या कर दिया, आज ही पेमेंट कर दिया, डेफर्ड। क्या कर दिया कि भाई 15,000 रुपए, अब वो 15,000 रुपए मैं चाहूँ तो मैं स्टोर करके अपने पास रख लूँ एज इट इज 15,000 रुपए, और भविष्य में देने में कितने 15,000, तो ये पूरे के पूरे एज इट इज दूंगा। ऐसा तो यानी 15 में 16 दूंगा से 15 ही दे रहे। तो यानी क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट के लिए भी इसकी हेल्प ली जाती है। मनी के लिए हम कह सकते हैं कि डेफर्ड पेमेंट के लिए भी मनी का कार्य रहता है। ओके, यहाँ समझ में आया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं मनी से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको भी, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि मनी को अपन रोजाना यूज करते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट है ना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है तो तुम एक बार इन सबको पढ़ लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इजीली अपन इस चीज को समझ सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट। वैसे अपन ने भी, तुमने एफएम पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें मिलेगी तुम्हें, तो इसलिए टेंशन नहीं है इतना अपन को। ओके, अगला क्या है तुम्हारे पास में,
मूल्य हस्तांतरण, अगला कार्य क्या होता है? मूल्य का हस्तांतरण करना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कह सकते हैं कि जैसे कि किसी आइटम की, किसी वस्तु या किसी संपत्ति की मूल्य की गणना करने में इजी होती है, तो अब मुझे अगर दूसरे व्यक्ति को उसकी वैल्यू ट्रांसफर करनी है, उसकी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो मैं किसके रूप में कर सकता हूँ? मनी के रूप में ही करूँगा ना। अगर मैंने किसी से कोई एसेट्स खरीदी है, कुछ संपत्ति खरीदी है, तो उसका पेमेंट कैसे करूँगा? मनी के रूप में ही करूँगा। तो क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि मुझे कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, इसका मैं इजीली पता लगा सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ओके, यहाँ पर अपन ने भी 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ लिए हैं कि 5 फंक्शंस कौन कौन होते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म में क्या हुआ? तो यानी कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था प्रोफेसर मार्शल, जिसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। समझ रहे हो? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुद्रा के इर्द गिर्द, यानी कि उसके सराउंडिंग पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है तुम्हारी। यानी कि अगर मुझे इकोनॉमिक कंडीशंस निकालने, कुछ भी करना है, तो मुझे किस पे यूज करना चाहिए? मनी का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी चीज है, मनी एक ऐसी आइटम है जिसके चारों तुम्हारी इकोनॉमिक्स घूमती है। अगर मुझे इकोनॉमिक्स को कुछ भी करना है इकोनॉमिक्स में, तो मुझे क्या करना होगा? मनी के रूप में ही मैं उसकी कैलकुलेशंस कर पाऊंगा। तो यानी कि अगला क्या हो गया? प्राइस मैकेनिज्म। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? मुद्रा के रूप में इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी क्या हो गया? प्राइस मैकेनिज्म। अगला पॉइंट तुम्हारा ओके, यहां तक तो कंप्लीट है अपना। मुझे भी लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई होगी। ओके, यहां तक अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन डायनेमिक फंक्शंस की। ये तो हो गया कि अब भाई स्टैटिक फंक्शन से, स्टैटिक फंक्शन से तो कौन कौन से, जो कि इनको अपन ये भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इनको हम प्राइमरी फंक्शंस भी कह सकते हैं कि ये सब क्या है? प्राइमरी फंक्शन से सारे के सारे। ओके, अब हम बात करेंगे तुम्हारे डायनेमिक फंक्शंस की या फिर सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यानी कि पहला है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम। राइट है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मुद्रा का यूज किया जाता है, मनी का यूज किया जाता है। हम कैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कितना आया वो पता कैसे लगाते हैं? मुद्रा के रूप में लगाते हैं ना। जीडीपी हम पता लगाते हैं किसके रूप में लगाते हैं? मुद्रा के रूप में। तो यानी कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं नेशनल इनकम को, तो वो भी क्या है? मनी का फंक्शन ही है। तो पहला क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशंस करना। अगला हो गया तुम्हारे पास में बेसिस ऑफ क्रेडिट, साख। किसी भी आइटम की गुडविल किस रूप में निकल लेती? कैश के रूप में, मनी के रूप में निकल लेती कि आज इतनी इसकी गुडविल है। गुडविल ऐसा तो ये नहीं कि हम आइटम्स के रूप में निकालते हैं, मनी के रूप में निकालते हैं। गुडविल होती क्या है? कोई पर्सन्स की रेपुटेशंस कह सकते हैं। रेपुटेशंस किसमें काउंट की जाती है? मनी के रूप में। तो यानी कि क्रेडिट ऑफ क्या हो जाएगा? बेसिस ऑफ क्रेडिट। यानी कि अगर मुझे किसी की गुडविल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट निकालूंगा उसकी, बेसिस ऑफ क्रेडिट। तीसरा तुम्हारा हो जाएगा, डायनेमिक फंक्शंस की बात करें तो तीसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपेसिटी। इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपेसिटी, सॉरी कैपिटल। क्या कहता है ये? कि पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। क्या हो सकता है? मुद्रा। यस, मुद्रा क्या करती है? तुम्हारी कैपिटल में वृद्धि करती है। कैसे करती है? तुम्हारे पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो वेस्ट है, कोई यूज की नहीं है, तो तुम क्या करो? उसको बेच करके मुद्रा ले सकते हो, मनी यूज कर सकते हो, तो तुम्हारी कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यानी कि मैं लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, increases in productivity
productivity of capital. ओके, लास्ट फोर्थ हमारे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है डायनेमिक में। तो अगला है प्राइस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मुझे आर्थिक विकास की गणना करनी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, तो मैं किस में करूंगा, मुद्रा के रूप में करूंगा। तो यानी कि अगला क्या हो गया, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मनी की यूज होता है। अगला क्या हो गया, कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल। अगला क्या होगा, डायनेमिक का प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी मनी का यूज किया जाता है, मुद्रा का यूज किया जाता है। किसी भी आइटम की प्राइस को कंट्रोल करना हो तो हम किस में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। तो यानी कि हमारे पास में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्राइस ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल। लास्ट अगला टॉपिक क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल यानी कि प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट फंक्शंस, जो कहता है कि हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजन। मुद्रा किस में हेल्पफुल होती है, फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्पफुल होती है। अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है या किसी टाइप का कोई भी कैश रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, तो मैं मेरे लिए कौन सी हेल्पफुल होगी, मुद्रा ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं पता लगा पाऊंगा कि एक्चुअल में वहां से मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहां से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो रिटर्न का पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुद्रा का यूज करूंगा। तो यानी कि क्या हो गया, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजन। सिक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि मैं फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकता हूं इससे। अगला क्या हो गया, हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मुद्रा क्या करती है, हेल्प करती है। मुद्रा होगी, मनी होगी तो हम क्या करेंगे, नए नए बिजनेस लगाएंगे, और नए नए बिजनेस लगेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज अगर ओपन होगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यानी कि मुद्रा क्या करती है, हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगला क्या करती है, सेवन, इसका काम होता है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, कंप्लीट यहां तक। अब लास्ट तुम्हारे पास में है डिफिकल्ट फंक्शंस। ओके, कंप्लीट तुम्हारे पास। हमने आज क्या पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ लिए। मनी में हमने दो टाइप के फंक्शन पढ़े, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तुम्हारे पास में या फिर स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फंक्शंस की बात करें तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, अगला क्या है तुम्हारे पास, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि इससे हम मुद्रा की माप कर सकते हैं, किसी भी आइटम की माप कर सकते हैं। स्टोर फॉर वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगला क्या होगा, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पे हेल्पफुल रहती है। अगला क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर किसी भी आइटम को ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको वैल्यू को अपन इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्या हो गया इसका फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और अगला क्या हो गया, प्राइस मैकेनिज्म। अगर तुम किसी भी आइटम्स की प्राइस मूल्य यंत्र बनाना चाहते हो, यानी कि उसकी अमाउंट को डिसाइड करना चाहते हो, तुम क्या करोगे, मुद्रा का यूज करोगे। अगला डायनेमिक फंक्शंस की बात करें तो डायनेमिक फंक्शन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशंस में मुद्रा हेल्पफुल रहती है। क्या हुआ, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी किसी पर्सन की गुडविल का कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसकी साख का पता लगाने के लिए किस जरूर क्या होती है, मुद्रा जरूरी होती है। फिर क्या हो गया, इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी एसेट्स पड़ी हुई है जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, तो उसको बेच करके तुम क्या करते हो, इजीली मनी प्राप्त कर सकते हो। इससे क्या होगी, तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी। तो अगला क्या होगा, इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। फिर क्या होगा, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या ओके तो उसमें जरूरी होती है। फिर क्या हो गया कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए किसी भी आइटम या किसी भी इकोनॉमी में किसी भी आइटम्स की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए या फिर मनी की कंट्रोल करने के लिए मुद्रा जरूरी होती है। फिर हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजंस, अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर किस तरह कोई भी एक्टिविटी करनी है तो इसके लिए मैं क्या दूंगा, रिटर्न को दे दूंगा। तो रिटर्न में किस फॉर्म में दे दूंगा, मनी के फॉर्म में। तो यानी कि अगर मुझे किसी तरह कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो इसके लिए मेरे को मनी हेल्पफुल रहती है। फिर लास्ट क्या हो गया, हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर तुम्हारे पास में कैश होगा, मनी होगी तो तुम नए नए इंडस्ट्रीज ओपन करोगे, नए नए बिजनेस लगाओगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यानी कि ये सारे क्या हो गए फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट हो गया तुम्हारा स्टैटिक एंड सेकंड डायनेमिक। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुम्हारे अगला टॉपिक जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मनी, कि मनी के क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या क्या नेचर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।